हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हमने क्लास 12th का सेकंड बुक शुरू किया था, जिसमें सेकंड चैप्टर था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और उसमें हमारे 2 लेक्चर हो गए। 2 लेक्चर में हमने अज्यूम किया था कि अल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो खत्म ही हो गया है। बस केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट रह गए हैं, तो वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम फिनॉल शुरू करेंगे। तो हमारा चैप्टर था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। और इसमें ये जो आज लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर 3rd है ये, ठीक। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ठीक। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल में आपको पता होगा इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर हुआ तो कभी भी कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल, लेट सपोज H+, इलेक्ट्रोफाइल E+ से दिखाया जाता है, पर हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन को हमने ले लिया यहाँ पे। सो कभी भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक मीडियम प्रेजेंट है तो ये तुरंत H+ को ले लेगा और ये बना लेगा ROH OH और इस पे पॉजिटिव। तो ये हमारा तो न्यूक्लियोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक, बट अभी ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका जरूरत क्या पड़ेगा? तो देखो, लेट सपोज कि कहीं पे कोई कार्बोकैटायन दे रखा है, रिएक्शन के बीच में अगर कहीं कोई कार्बोकैटायन बन रहा, ठीक, और इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं, उसमें कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट है ROH, तो ये आराम से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो लोन पेयर है, ये आराम से इस पे अटैक करके ये इलेक्ट्रोफाइल और ये काम करेगा यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक। ये कार्बोकैटायन जो अगर रिएक्शन के बीच में प्रेजेंट हुआ तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से काम करेगा, और जो यहां पे अल्कोहल है वो हमारा, ये जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करेगा, और यहां पे ये प्रोडक्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से, O, इधर H, इधर R और इस पे पॉजिटिव, और फिर ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, -H+, और ये कुछ इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अभी ईथर के फॉर्मेशन वाले में इस तरीके के कुछ कुछ रिएक्शन आएंगे, वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे ये दिखाने का केवल ये सेंस है कि जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी काम कर सकता है, और यही अगर प्रोटोनेटेड हो जाए, यही अल्कोहल अगर प्रोटोनेटेड हो जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से भी काम कर सकता है। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि कोई अल्कोहल है और इसका अगर हमने प्रोटॉन के संपर्क में लेके आए तो ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा अगर हम एक कार्बन को बढ़ा लेते हैं, CH2 और फिर R, ठीक। अब ये हो गया आपका RCH2OH H पॉजिटिव, और आपको पता है H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब यहां कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेट सपोज हम लेके आए, लेट सपोज Br-, ठीक।
तो ये आराम से आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन, ये जो अल्कोहल था ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो ये पहले ही बाहर हो जाता है, फिर आके ये लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बन जाते हैं वो स्टेबल बन जाता है। बट अगर 1 डिग्री है तो उतना स्टेबल नहीं है, तो ये आराम से आएगा, इसको निकाल देगा और ये हमारा बन जाएगा RCH2Br। तो ये एक रिएक्शन होता है, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें आपको बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में। तो वहां पे हेलोएल्केन बनाने के मेथड में मैंने आपको ये वाला रिएक्शन पढ़ाया था। अगर आप कॉपी खोल के पीछे देखोगे, अगर आपने लेक्चर वो अटेंड किए होंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि कभी भी अल्कोहल का यूज करके भी हम यहाँ पे हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड मतलब कि हेलोएल्केन्स बनाते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के तरीके से कैसे हम यूज कर सकते हैं अल्कोहल का। और कल मैंने आपको एक बार ये चर्चा भी किया था कि एसिड के तरीके से भी अल्कोहल काम करते हैं, जैसे RCH2OH। अब यहां से अगर कोई भी बेस डालो NaOH, ये आपका एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आराम से ये OH माइनस और यहां Na प्लस ये जाएगा और SH प्लस को ले लेगा इसको। तो ये हमारा बन जाएगा RCH2O माइनस Na प्लस एंड H2। तो ये we have एज एसिड। और एसिड में मैंने आपको कल बताया था कि मेथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, CH3OH, उससे कम वाटर होता है, और इसके बाद सारे अल्कोहल आते हैं। लेट सपोज ETOH, फिर ETOH यानी CH3CH2OH इथेनॉल, और पेंटेनॉल ले सकते हैं CH3CH2CH2OH। ये कुछ ऑर्डर होता है अल्कोहल के एसिडिफिकेशन का। अल्कोहल वाले पार्ट में ही हमारा कुछ डिहाइड्रेशन वाला हमने कल आपको केमिकल रिएक्शन में बताया दिया था। ये आपका पहला था जो अल्कोहल का प्रोटोनेशन था। दूसरा आपका यहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल के तरीके से यूज हो रहा है अल्कोहल, ये वाला है। तीसरा यहां पे अल्कोहल को प्रोटोनेट करके हम इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, तो ये थर्ड था। फोर्थ कि ये एक एसिड के तरीके से भी बिहेव कर सकता है अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहल बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता, वाटर से स्लाइटली एसिडिक होता है, एकदम स्लाइटली एसिडिक होता है मिथेनॉल। तो आपको पता है वाटर तो हम पीते हैं तो एसिडिक नहीं है, वो तो न्यूट्रल माना जाता है। बट हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हो तो वो प्रोटॉन निकाल सकता है अल्कोहल से। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि क्या इथेनॉल एसिडिक होता है, तो नहीं, इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, मिथेनॉल को छोड़ के कोई भी अल्कोहल एसिडिक नहीं होता। उनके पास एसिडिक प्रोटॉन जरूर होता है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो ये निकल जाएगा। बट कोई पूछे जैसे H2SO4 एसिड है, HCl एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिड है, वैसे कोई पूछे कि कोई अल्कोहल है क्या वो एसिड है, नहीं, ये जो सिंपल अल्कोहल है वो एसिड नहीं है। एसिडिक प्रोटॉन है उनके पास, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने पे निकलेंगे, बट ऐसे एसिडिक नहीं है कि आप लेट सपोज लिटमस टेस्ट करने जा रहे हो पेपर से तो वो देंगे, नहीं, वो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ। अच्छा, अब फिर से ये सोच रहे होगे कि मैंने अभी कहा कि एसिड नहीं है फिर एसिडिटी का ऑर्डर दे रहा हूं, तो ये इनके रिलेटिव एसिडिटी है कि इससे ज्यादा ये एसिडिटी, यानी कि प्रोटॉन को निकालना आसान है, यहां से प्रोटॉन को निकालना टफ है, तो इनका रिलेटिव एसिडिटी ये है। बट अगर हम H2SO4 और HCl इन सबसे कंपेयर करें तो एसिडिक नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं पालना है, ठीक। ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ हम ऐसा कर सकते हैं
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मैंने आपको कल बोला था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसका कल हमने डिटेल में मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया था। क्या होता है, तो लेट सपोज CH3 CH2OH है और इसका एसिडिक कंडीशन यूज किया जाए, H+ की जगह पे H+ के साथ हीट यूज किया जाए। ये मैंने आपको बताया था कि ये हीट का सिंबल है। या अगर आपको दिया रहे मान लो H3PO4, एसिड का जो सोर्स है वो H3PO4 दे दिया जाए, या एसिड का सोर्स आपको H2SO4 भी दिया जा सकता है। तो ये सब एसिड के सोर्स हैं, उनके साथ हीट दिया जाएगा तो क्या होगा, ये एल्कोहल जो है वो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, CH3 CH2OH, और ये कल का अगर नोट्स आपने रिवाइज किया होगा तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, पहले प्रोटोनेट होता है तो ये यहां से H जुड़ेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। सेकेंड वाले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है CH3 CH2 और यहां पे पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अगर आपको याद हो तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, और इसी को कहते हैं RDS। ये हमारा फास्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन का, अल्कोहल का प्रोटोनेशन। इसके बाद यहां के बाद ये फिर एलिमिनेशन होता है, इस स्टेप में एलिमिनेशन, ठीक। और हमारा फिर ये बन जाता है, कैसे एलिमिनेशन होता है तो हाँ, ये आपका कुछ ऐसे एलिमिनेशन होता है और ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अल्कीन फॉर्म हो जाता है एलिमिनेट होके। तो ये पूरा मैकेनिज्म हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ कार्बोकैटायन जो बनता है वो फिर रीअरेंज भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि कब कहां मिथाइल शिफ्ट होता है, कब हाइड्राइड शिफ्ट होता है, कैसे देखते हैं इंस्टेबिलिटी, वो सब कल मैंने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। एल्कोहल के कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल, तो ये भी याद रखने हैं। लेट सपोज कोई एल्कोहल ले लेते हैं ROH और उसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। अगर रिएक्शन हम एल्कोहल का सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होगा, देखो आपको पता होता है सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये एक ऐसा मेटल है जो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डालोगे तो सबको तोड़ देता है। तोड़ देने का सेंस ये है कि खुद ऑक्सीडाइज होता है Na में, और बाकी जिसको जो भी इसके साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये जो सोडियम है, जब भी सोडियम डालेंगे तो ये जो सोडियम है वो Na से Na+ में चला जाएगा, Na+, एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब यहां पे हम दो सोडियम मेटल यूज करते हैं, दो एल्कोहल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि ये बना लेता है Na से Na+ में जाएगा और ये ROH H+ दे देगा, तो ये ROH से ये RO- बनेगा, इधर Na+ आ जाएगा। यहां से जो H+ आया है वो H+ इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये दोनों मिलकर यहां पे बनाते हैं H2 गैस। ये जो साइन होता है ये होता है गैस का, कभी ना लिखा रहा है तो ये दिखा रहा है कि ये जो गैस निकलेगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा, इसलिए ये इस साइन से पता चलता है कि ये जो H2 है वो गैस है। कभी वो अगर नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा, बॉटम में जाके वो बैठ जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा। तो इन दोनों साइन का मतलब आपको समझना होगा कि इस साइन का मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो गैस है, इसका मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो जो नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट। मैं यहां पे आपको लिख भी दे रहा हूं। तो ये हुआ, दो यूज किया है तो हमने दो बनेंगे। कैसे हुआ है तो देखो यहां से ये जो ROH है, ROH ये हमारा चला जाएगा RO- प्लस H+ में। अब दो यूज किए हैं तो दो बनेंगे, इधर भी दो बनेंगे। अब ये जो दो H+ है उसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, चूंकि हमने सोडियम 2 यूज किया है, और ये H2 गैस बनाएंगे, H2 गैस।
तो डिटेल में आपको मैकेनिज्म अभी जानने के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, केवल एक ही लाइन लिखा है, पर आपको ये याद रखना है कि ये होता कैसे। H2 गैस बनता है जब भी मेटल का रिएक्शन कराते हैं हम एल्कोहल के साथ। ये सोडियम मेटल के साथ। दूसरा, इसका नाम लिख लो यहां पे, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है सोडियम, ठीक, सोडियम मेटल। अच्छा, दूसरा एक और मेटल के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, वो है हमारा ROH। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, ठीक, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव होता है। तो ये हमारा बनाता है एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट, 3 बॉन्ड बनाता है साथ में। तो RO का होल थ्राइस, इसको ना RCH2OH लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। RCH2OH, ठीक, तो ये बना लेगा RCH2O होल थ्राइस एल्यूमिनियम के साथ, और कितने यहां भी बनेंगे H2 गैस ही, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो देखो ये 3 है, तो हमें यानी कि यहां से 3 लेना होगा, और 3 लेने का मतलब है कि H2 गैस ऐसे 3 ही बनेंगे, फिर 3/2 लिखना पड़ेगा। अगर हम 1 एल्यूमिनियम लेते हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसको ना 6 कर देते हैं, और इसको 2 कर देते हैं, और यहां पे भी 2 कर देते हैं। बैलेंसिंग कैसे होती है आपको 11th में शायद चैप्टर है, वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा। अभी मैं आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूं। अब यहां से 6 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं यहां पे 3 ही रखता तो वहां फिर मेरे को 3/2 लिखना होता, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। अगर आपको पता हो तो देखो कैसे किया है मैंने। देखो, 1 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का हमें पता है कि ट्राइवेलेंट होता है, तो यहां पे 3 आएंगे। अब इन 3 के लिए हमने यहां पे लेट सपोज 3 लिख लिया। अब ये 3, तो यहां से 3 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तो H2 गैस जो है इसके लिए हम यहां पे 3/2 लिखेंगे। तो देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 3H और इधर 3H बैलेंस हो जाएंगे। 1 एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम, तो ये पूरा बैलेंस है। अब इसको 3/2 को मान लो कि हमें अगर इंटीजर में लिखना है तो हम 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 कट जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2, और ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो ये हम 6 कर लिया, इसको 2 कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, ठीक। ऐसे बैलेंस किया जाता है, और ये भी H2 ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये गैस है, ये हमारा गैस निकल जाएगा। तो ये हमारे रिएक्शन है एल्कोहल के साथ मेटल के, ठीक। इसके बाद हमारे पास कुछ और है। अभी तक हम जो देख रहे थे, जितना हमने देखा उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, देखो इस वाले रिएक्शन को छोड़ के जब तक H2O बाहर नहीं गया, जैसे इस वाले में अगर आप देखोगे तो जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। यहां देखोगे तो ये डिहाइड्रेशन है, तो इसमें C और O का बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है। पहले वाला जो मैंने लिखा था, यहां पे CO बॉन्ड बना था, और यहां देखोगे तो यहां पे भी जब भी हमने बेस से रिएक्ट कराया था, तो यहां पे भी यहां पे O और H का बॉन्ड ब्रेक होके O- बना। डिहाइड्रेशन में CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। रिएक्शन विद मेटल का जब हमने कराया तो यहां भी RO-, तो R मतलब ये यहां पर अगर मैंने CH2 ले लू, एल्केन ले लू, तो यहां भी O और H का बॉन्ड ब्रेक हुआ है।
और हमने एल्यूमिनियम से कराया, यहां पे भी O और H का बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। C और O के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो डिहाइड्रेशन वाले में हुआ। और भी कुछ रिएक्शन है उसमें भी होता है। तो ये हमारा हुआ था 6। अब 7th ले लेते हैं। 7th मान लेते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन कुछ कोई एसिड से कराया जाए तो क्या होगा। लेट सपोज रिएक्शन विद X और X आपका हो सकता है ClBrI। ठीक, इसका मान लो रिएक्शन अगर कराया जा रहा तो ये हमारा RCH2OH और इसका हमने रिएक्शन करा दिया, कोई एक इसमें से मैं ले रहा हूं, लेट सपोज HCl के साथ। अब यदि हमने HCl के साथ करा दिया तो सबसे पहले ये HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में जैसे ही जाएगा तो ये टूट जाएगा H+Cl माइनस में, और ये H+, अभी मैंने आपको बताया जैसे ही अल्कोहल के पास अगर प्रोटॉन आया तो ये तुरंत इसका लोन पेयर जाएगा प्रोटॉन पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा RCH2OHH और यहां पे पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद ये जो पॉजिटिव है वो बाहर निकलेगा H2O मॉलिक्यूल और ये बनेगा RCH2 पे कटायन। अब याद रखेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग जहां पे भी अगर कार्बो कटायन बना तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा। अभी आपके सिलेबस तक जितना भी है जहां पे भी कार्बो कटायन अगर बन रहा वहां पे कार्बो कटायन रीअरेंजमेंट होगा। कार्बो कटायन रीअरेंजमेंट के लिए कल का आप लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि कहां पे मिथाइल शिफ्ट होगा, कहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्यों होगा। जो भी होता है कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी के लिए होता है। कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, आई इफेक्ट से देखते हैं, बाकी जो ग्रुप लगे उनसे देखते हैं। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में मैंने आपको बता रखा है। तो याद रखेंगे यहां पे भी कार्बो कटायन बन रहा पर ये डिहाइड्रेशन नहीं है, यहां पे हमने हीट नहीं किया। एसिड का सोर्स देखोगे वहां H3PO4 था, H2SO4 था, यहां भी HCl है, एसिड का ये भी सोर्स है, बट यहां पे हीट नहीं किया। हीट नहीं किया तो एलिमिनेशन वाला जो रिएक्शन था यहां तक तो बना हुआ था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में ये वाला पार्ट तो बना था। यहां के बाद क्या हो रहा था उसमें, यहां के बाद अगर यहां पे एक कार्बन और लोगे ऐसे CH और ये H मान लेते हैं R, तो ये ऐसे एलिमिनेशन हो रहा था, यहां पे अल्कीन बन जा रहा था। ये वाला अब आगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हीट नहीं किया गया। तो ये आप याद रखोगे। तो कार्बोकटायन तो बन जाएगा बट एलिमिनेशन पार्ट नहीं होगा। अब इसके बाद यहां से ये जो Cl माइनस है ये जाएगा अटैक करेगा, ये जो Cl माइनस है ये जाएगा अटैक करेगा और ये बन जाएगा RCH2Cl। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला भी रिएक्शन मैंने आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाले में पढ़ा रखा है। जितना भी आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो ना आगे वाला, जैसे मान लो कार्बोनिल वाला जब चैप्टर पढ़ोगे वहां पे फिर से हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स अल्कोहल दोनों आने लगेंगे, तो आपको सारा रिवाइज होता जाएगा। तो पीछे का अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो आगे वाले जो लेक्चर आएंगे वो आपके लिए बहुत स्मूथ चलेंगे। तो आपको ये देखो फिर से ये हेलो एल्केन्स बना, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं वहां पे भी मैंने आपको बता रखा है। यहां पे रीअरेंजमेंट वाला मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। लेट सपोज CH3 और यहां पे H CH2 और ये OH। ठीक, इसका रिएक्शन कह दिया कि H, इसका रिएक्शन मान लो तुमसे बोला कि तुम HI से कराओ या HBr ले लेते हैं। ठीक, अब HBr से कराओ, क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन का ये लोन पेयर H+ पे जाएगा, अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH2,
ये यहाँ पे H है, ये CH3 है, ये CH3 है, CH2 और ये OH पॉजिटिव। ठीक, मैं आपको फिर से ये सब डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप कहां पे रिअरेंजमेंट होगा, कैसे होगा, आप बहुत अच्छे से जान जाओ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कार्बन है यहाँ पे। ठीक, तो CH3 CH3H CH2 और ये H2O बाहर गया और यहां बना कार्बोकैटायन। अब एक तो ऐसा हो सकता है कि यहां से आगे ये Br माइनस जो है वो आए और ये सीधे अटैक कर दे। एक ये हो सकता है ना कि ये इस पे अटैक कर दे और तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये पाथ 1 मैंने माना फॉलो कर लिया, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कि एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहां जो कार्बोकैटायन बना Br माइनस यहां पे जाए अटैक करे और ये Br माइनस यहां पे अटैक करे और हमारा प्रोडक्ट CH3 CH2 और यहां पे Br लग गया और ये H। एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन ऐसे हाइड्राइड शिफ्ट हो। कार्बोकैटायन बनते ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये देखो यहां पे अगर इस कार्बोकैटायन के अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो केवल इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस कार्बन पे केवल और केवल एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। फिर से देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हम देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, तो इस वाले ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे जो कार्बन लगे हाइड्रोजन लगे होंगे उसी को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले पे अगर देखोगे तो केवल एक हाइड्रोजन लगा है। एक हाइड्रोजन का मतलब यह है कि केवल एक अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हम मान लेते हैं इसको शिफ्ट करा देते हैं, यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसको शिफ्ट करा देते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये यहां से आके H जुड़ गया और ये कार्बोकैटायन। अगर अब देखोगे कि इस कार्बन पे कितने लगे हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो इस कार्बोकैटायन के ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसके 3 अल्फा कार्बन है और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 है, इस पे 3 है, तो यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देख रहे हो आप, यहां पे केवल इसके एडजेसेंट कार्बन एक कार्बन था, इस कार्बन पे केवल एक अल्फा हाइड्रोजन लगा था, दैट इज 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहां इसके 3 अल्फा कार्बन है, अल्फा मतलब एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पे 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये जैसे ही कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होगा वैसे ही ये तुरंत शिफ्टिंग हो जाएगा और ये टर्सरी का यहां क्या है, ये इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, और यही हम शिफ्ट करा देते हैं तो ये है हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसके बाद यहां से Br माइनस आएगा और हमारा ये Br माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 और यहां पे Br। ठीक, और यही हमारा है मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा उसका रीअरेंजमेंट जरूर होगा और ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाते हैं या कह सकते हैं अल्कोहल का ये केमिकल रिएक्शन है HCl HBr HI के साथ। तो हमारा वो हो गया था 7। अब हम चलते हैं 8 पे। और कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं, तो एक और रिएक्शन होता है, याद रखना आप,
ROH या RCH2OH, अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे SOCl2, ऑक्सीजन बड़े से होगा, इसका रिएक्शन कराओगे SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड, ये हमारा बन जाता है RCH2Cl। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको हाईलाइट होता रहे SOCl2। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो RCH2Cl बनेगा। और 9th मान लेते हैं RCH2OH, अगर इसका रिएक्शन आप कराओ PCl3 या PX3 या PX5 या PX5 and X is equal to ClBrI, इन तीनों में से कोई भी उस समय फिर से ये बनेगा आपका RCH2X, और X आप जो भी लिए रहोगे, अगर Cl है तो RCH2Cl बनेगा, Br है RCH2Br बनेगा, I है तो RCH2I बनेगा। ये आप याद रखोगे। इसके बाद आपका 10th नंबर मान सकते हैं एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, लेट सपोज कोई एल्कोहल ले लेते हैं CH2OH। अब इसमें भी 3 कंडीशन है, एक है 1 डिग्री अल्कोहल, एक है 2 डिग्री अल्कोहल, एक है 3 डिग्री अल्कोहल। तो मान लेते हैं ना इसको CH3, हम पहले ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल में यदि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो ये हमारा जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO। बट इसी में यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो अल्कोहल है वो एसिड बन जाएगा, CH3COOH। ठीक, अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? उससे पहले आप यहां पे लिख लो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? तो एक होता है CrO3, दूसरा होता है, या CrO3 के साथ कभी कभी पायरिडीन भी लिखा होता है। पहला CrO3 के साथ पायरिडीन, दूसरा हमारा हो सकता है PCC। PCC का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, और तीसरा हमारे पास हो सकता है PDC,
CrO3 पायरिडीन, PCC एंड PDC। और PDC होता है पायरिडीनियम थिंक डाइक्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्रोमेट, सॉरी डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये तीन आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दिखेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक और होता है, फोर्थ, कॉपर के साथ यूज किया जाता है, कॉपर के साथ 573 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। कॉपर के साथ 573 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी 573 केल्विन है। कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो ये सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनके साथ जब भी रिएक्शन कराओगे एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल का, तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल का कराओगे तो क्या होगा? अच्छा, माइल्ड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी लिख लेते हैं यहां पे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें हम लिखते हैं K2Cr2O7 H+ के साथ यूज किया जाता है, या KMnO4, इनको भी H+ या कभी कभी हीट भी लिखा होता है तो वो भी हम मान लेते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं, ये जो हम रिएक्शन लिख रहे थे, जब अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इसी का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे 1 डिग्री अल्कोहल का, तो कीटोन बनेगा, सॉरी एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लेते हैं 1 डिग्री की बजाय अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल यूज करें, लेट सपोज CH3 CH3HOH, और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इनके साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो यहां पे आप यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर लो, बनेगा ये कीटोन ही। CH3, ये बनेगा CH3C+O CH3। तो ये समझ में आ रहा है आपको? एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल से ये क्या बना? कीटोन। जबकि पीछे वाले में क्या बना था? पीछे वाले में जब 1 डिग्री हमने यूज किया था, 1 डिग्री, तो माइल्ड जब हमने डाला था तो यहां पे एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड। और 1 डिग्री में जब हम स्ट्रॉन्ग हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखेंगे कि जब हम 1 डिग्री में माइल्ड और स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो अलग अलग बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट यदि हम 2 डिग्री एल्कोहल में माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले, कीटोन ही बनेगा। मान लो 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 और इधर OH, और ये है हमारा
3 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, और ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल था, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल में यदि आप यूज करते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लिख सकते SOA एंड इसको हम लिख रहे हैं MOA, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, यहां पे एक चीज आपको नोटिस करना होगा, हाँ ये तो नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनने वाला। स्ट्रॉन्ग यूज करो या माइल्ड यूज करो। यहां पे हम अगर इसको, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, इसको ऐसा करते हैं ना, यहां से हटा देते हैं, इसको अलग से ही पढ़ लेते हैं। देखो मैंने कॉपर 573 डिग्री केल्विन के साथ जो हीट कर रहे थे उसको हटाया है, क्योंकि वो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन देता है और वो अल्कीन बनाता है, तो इसलिए हम वो अलग से पढ़ रहे हैं। क्या होगा वो, लेट सपोज कि 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन अगर आप करा सकते हो कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो ये बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO, और यही यदि आप CH3OH, ये 1 डिग्री से हमने 2 डिग्री लिया, और फिर से आप कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो ये जो 2 डिग्री है ये बन जाएगा कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। तो ये तो वैसे ही चल रहा जैसे इसके पहले स्ट्रॉन्ग और माइल्ड चले थे, पर 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन दे देता है, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा, CH3CH3OH, और इसको यदि आप हीट करोगे कॉपर के साथ 573 केल्विन पे तो ये हमारा बनाता है अल्कीन। कैसे अल्कीन बनाता है तो देखो, CH2 ये H, ये ऐसे H2O बाहर निकल जाता है, तो ये -H2O बाहर निकलेगा और ये हमारा बनेगा CH3C, इधर नीचे CH3 और ऊपर से बन जाएगा हमारे पास CH2। ठीक, तो ये याद रखोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल जब यूज होगा, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, तब तो कॉपर 573 केल्विन के साथ एल्डिहाइड देगा, ये क्या बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर होगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक, तो हमारा ये बनेगा कीटोन, ये एसीटोन है कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो वहां पे, इधर देखो यहां पे नो रिएक्शन है, बट कॉपर के साथ ऐसा नहीं है, ये अल्कीन यहां पे फॉर्म करता है अल्कीन। तो ये याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देते, बट इनके साथ ऐसा नहीं है,
ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सॉरी, कॉपर 573 केल्विन पे 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अल्कीन बनाते हैं। तो ये उन सब से जो बाकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उससे ये एक्सेप्शन है। तो ये याद रखेंगे, कई जगह ये पूछा गया है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हमने कहा कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तब भी वो रिएक्शन नहीं देता। पर अगर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन यूज किया जाए, जैसे आपके बुक में स्पेसिफिक दे रखा है अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, ये मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ये पेज 27210 पर है। टर्सरी अल्कोहल के लिए पेज नंबर आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो, एनसीईआरटी में पेज आपके 210 पर है। रिएक्शन नहीं दे रखा पर आपके लैंग्वेज में लिखा गया है टर्सरी अल्कोहल अगर आप कोई लेते हो, CH3C CH3 CH3OH, ठीक है, इसको मान लेते हैं, चेंज कर देते हैं CH2 और CH3, और इसमें जो आपका लैंग्वेज लिखा है वह अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, यूज करेंगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करेंगे, KMnO4 एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर यूज करेंगे तब क्लीवेज ऑफ वेरियस सीसी बॉन्ड टेक प्लेस एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका इधर है और इधर है, ये दो में ब्रेक हो जाएगा और हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर मिलेंगे, CH3CCOOH प्लस एक आपका और बनेगा CH3, ये फिर से टूट जाएगा, ये वाला, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो आपका 3 बनेगा, देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH3 COOH प्लस HCOOH। अगर मान लें कि इसको हम चेंज कर दें, इसको मैं एक और कार्बन ऐड कर देता हूं ताकि आपको मिक्सचर अच्छे से दिखे, CH3, तब ये 3 कार्बन हो गया और अब आपका एक प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहां पे एक CH3 CH2 CH3, तो देखो ये आपका एक है जो CH3COOH बना है, दूसरा आपका ये एक है जो कि ये बना हुआ है, और तीसरा आपका एक ये वाला पार्ट है, तो वो आपका तीसरा आपका ये है और वो ये बना हुआ है, ठीक। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन अगर यूज हो तो वहां पे आपका मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ये बनेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड। ठीक, इसके बाद एक और आपका टॉपिक बचा हुआ है, उसमें आपका नेचुरली मेथेनॉल और इथेनॉल कैसे फॉर्म होते हैं वो है। फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, NeOH या पूरा लिख लेते हैं CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल कैसे बनता है? तो जो हमारा मिथेनॉल बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है, CO। जो वुड होता है उसका बर्निंग करके कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और उससे हमारा मिथेनॉल बनता है। उसका रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजनेशन कराते हैं हम, और इसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं वो आप याद करके रखोगे। जिंक ऑक्साइड Cr2O3 200 से 300 ATM पर प्रेशर है, और 573 से 673 केल्विन, तब आपका बनेगा CH3OH। तो ये रिएक्शन कंडीशन है CH3OH, मीथेनॉल। और ये हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और ये आपका पूरा रिएजेंट है। रिएजेंट तो इतना जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 डालेंगे, बट ये रिएक्शन कंडीशन है जिसको फॉलो करेंगे तब जाकर वो मिथेनॉल बनेगा। एक और है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। CH3 CH2OH। ठीक, ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाई फर्मेंटेशन से बनता है ये आपका। इट इज फॉर्म बाई फर्मेंटेशन ऑफ राइस या ग्रेप्स, या जो पैडी होता है धान, उसकी जो भूसी होता है ऊपर का, उससे भी बनाया जाता है। तो ये आप लिख सकते हो पैडी। इन सबसे इथेनॉल बनाया जाता है। बनता कैसे है? ये तो फर्मेंटेशन से बनता है, पर फर्मेंटेशन में यूज क्या किया जाता है? तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो C12H22O11, और ये है आपका शुगर। ठीक, इसी शुगर को पाने के लिए हम ग्रेप्स यूज कर रहे हैं, राइस यूज कर रहे हैं, या पैडी का धान का वो ऊपर वाली भूसी यूज कर रहे हैं। तो ये सब इसके लिए, ये सोर्स, शुगर के सोर्स के रूप में हम यूज कर रहे हैं। ठीक, इसके साथ H2O रिएक्ट करेगा, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शन है। मींस यहां पे जो रिएजेंट यूज होगा वो एंजाइम यूज होगा, और एंजाइम में यहां यूज करते हैं हम इनवर्टेज। और इसका यूज जब हम करते हैं तो ये टूटता है और ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब इसमें अभी इथेनॉल तो नहीं बना, तो ये है क्या? तो ये हमारा एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। और इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का अगेन रिएक्शन होता है,
दूसरे एंजाइमेटिक रिएक्शन में जिसका नाम है जाइमेज। ये है आपका जाइमेज और ये आपको याद होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर आप शुगर का रिएक्शन इन्वर्टेज एंजाइमेटिक कंडीशन में कराते हो तो क्या बनता है, या इसको बनाना है तो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं अलग अलग एंजाइम के, और उसमें पूछ रखा होता है कि इन चारों में से कौन सा एंजाइम यूज होगा इससे ये बनाने के लिए, या फ्रक्टोज या ग्लूकोज, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इन दोनों से अगर हमें यहां पे इथेनॉल बनाना हो, ये हमारा है शुगर, ठीक, इथेनॉल CH3CH2OH, ये 2 बनेंगे, ठीक। तो ये जाइम है, जाइमेज जो है ये है क्या, तो ये एंजाइम है, एंजाइम है ये, और ये भी आपका एंजाइम है, एंजाइम है। तो ये दोनों एंजाइमेटिक कंडीशन में हो रहे हैं। इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे कि जब ये एंजाइमेटिक कंडीशन में होते हैं तो ये जिस बर्तन में बनाए जाते हैं वो एयर फ्री होता है, या जिस मीडियम का यूज किया जाता है उसमें एयर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है उसको एनएरोबिक बोलते हैं। हाँ, एनारोबिक कंडीशन, यही लिख सकते हो, नोट क्या है, एन एरोबिक कंडीशन will be used for fermentation, तो याद रखेंगे फर्मेंटेशन कराने के लिए जो कंडीशन यूज किया जाता है वो एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक का मतलब ये होता है कि एयर फ्री मीडियम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एयर फ्री, या अब्सेंस ऑफ एयर लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर को वहां से निकाल दिया जाता है, इसके बाद आपका फर्मेंटेशन होता है। तो ये चैप्टर आपका अल्कोहल वाला जो पार्ट था वो लगभग आपका सब खत्म हो गया है। अच्छा, एक चीज और बचा है, वो पार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो पार्ट था आपका टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट में वो चखने वाला नहीं बोल रहा हूं, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल का मतलब यह है कि हम यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं कि 1 डिग्री टेस्ट, 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है लुकास टेस्ट। उसका क्या नाम है, लुकास टेस्ट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कोई भी अल्कोहल जो आपको दिया गया है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इसका पता लगाने के लिए हम लुकास टेस्ट यूज करते हैं। जो यहाँ पे रिएजेंट होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2। हाँ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो ये याद रखेंगे, लुकास टेस्ट बार बार पूछा जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए पता करने के लिए। सीधे सीधे पूछा जाता है कि एल्कोहल का टेस्ट के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2 यूज करते हैं। पता कैसे चलता है, तो जब भी अगर आप 1 डिग्री अगर एल्कोहल है, लेट सपोज कि CH3CH2OH, ठीक, इसका 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन कराओ
और रिएजेंट हम वही लुकास टेस्ट वाला यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2। ठीक, तो ये नो टर्बिडिटी, हम टर्बिडिटी देख के पता करते हैं, नो टर्बिडिटी मीन्स जब हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, जब इसमें हम डालते हैं तो हमारा जो फ्लास्क होता है उसमें टर्बिडिटी आ जाती है। उस टर्बिडिटी को देख के हमें पता चलता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। दूसरा CH3CH3HOH, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल, इसके लिए फिर से आप वही कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2 अगर ये आप यूज कर रहे हो तो यहां पे टर्बिडिटी इन मिनट, कुछ मिनट लगते हैं जिसमें टर्बिडिटी आपको दिखने लगती है। अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं लगभग 5 मिनट के आसपास लगता है। ठीक है, ठीक, तो कुछ मिनट में आपको टर्बिडिटी दिखने लगता है, उससे पता चलता है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और यदि मान लो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, यदि आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH3OH, और ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। और इसमें फिर से हमने वही रिएजेंट यूज कर ले, कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2, और यहां पे आपका टर्बिडिटी एकदम मिनट में आ जाता है, सॉरी सेकंड में। और इसको लिख सकते हैं टर्बिडिटी appears immediately, जो टर्बिडिटी होता है वो तुरंत, जैसे ही आप अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ और उसमें ये आप मिक्स करोगे तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे फ्लास्क में हमने अल्कोहल ले रखा है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का जो हम टेस्ट करते हैं वो कुछ ऐसे हमें पता चलता है। तो 1 डिग्री जो होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता तो हमारा कोई टर्बिडिटी नहीं दिखता। जब 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट करता है, पर स्लोली करता है, तो लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। अल्कोहल पे अल्कोहल डिपेंड भी करता है, पर 2 डिग्री अगर रहेगा तो लगभग मिनट में हमें दिखने लगेगा कि टर्बिडिटी आ रहा है। लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ तो वो तुरंत हमें टर्बिडिटी दिख जाता है। तो ये आपके थे अल्कोहल के टेस्ट, ये थे आपके अल्कोहल के टेस्ट, और ये आपसे पूछे जाएंगे। सो आप इसे अच्छे से याद रख लेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। ठीक, तो जो अल्कोहल वाला पार्ट था वो हमने सारा क्लियर कर लिया है, तो इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे, और फिनॉल वाला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। इस लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।